नमस्कार दोस्तों, श्री शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था हिट और ट्रायल विधि व संयोजन अपक्रिया का हमने विस्तार से यहाँ पर अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पढ़ाएंगे वियोजन अपक्रिया। दूसरे नंबर की अपक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन अपक्रिया को अपघटनीय अपक्रिया भी कहा जाता है। अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन मीन्स होता है टूटना, संयोजन मीन्स होता है जुड़ना, अपघटन मीन्स होता है टूटना। अर्थात यह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। कैसे होती है? देखिए, संयोजन अपक्रिया में हमने पढ़ा था a प्लस बी बनता है ए बी, जबकि वियोजन अपक्रिया में इसके विपरीत होता है ए बी कोई भी अभिकारक है, टूट करके दो सरल उत्पाद बनाता है ए और बी। देख लीजिए, इस अपक्रिया के बिल्कुल विपरीत अपक्रिया होती है। कौन सी? वियोजन अपक्रिया। अर्थात अपक्रिया की परिभाषा किस प्रकार देंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर के दो या दो से अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर के दो या दो से अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। नंबर एक होती है तापीय अपघटन। पहली होती है तापीय अपघटन, जिसको हम ऊष्मीय अपघटन भी कहते हैं। दूसरी आती है विद्युत अपघटन, और तीसरी आती है प्रकाश द्वारा अपघटन। प्रकाश द्वारा अपघटन। वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार की होती है: तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश द्वारा अपघटन। एक एक का हम यहां पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं आपके लिए तापीय अपघटन। तापीय अपघटन। देखिए, वियोजन अपक्रिया है, एक अभिकारक टूटकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, लेकिन इसमें तीन फैक्टर काम आते हैं। तापीय अपघटन ताप के द्वारा, विद्युत अपघटन विद्युत के द्वारा, और प्रकाश अपघटन मान प्रकाश के द्वारा। तो सबसे पहले ले रहे हैं यहाँ पर तापीय अपघटन। तापीय अपघटन अपक्रिया किससे कहते हैं? सबसे पहले बात ये निकल करके आती है, तो देखिए, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर वह पदार्थ दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में वियोजित हो जाता है या सरल उत्पादों में टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तापीय अपघटन कहते हैं। दोबारा सुने, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, कोई पदार्थ उसको अपन गर्म करेंगे, ताप देंगे उसके लिए, तो ताप देने पर वह पदार्थ सरल उत्पादों में टूट जाए, तो वह अपक्रिया कौन सी होगी? तापीय अपघटन अपक्रिया होगी। उदाहरण की तक बात करें तो अपन मान लेते हैं FeSO4, फेरस सल्फेट इसको अपन कहते हैं, आयरन सल्फेट इसको अपन कहते हैं। जब इस फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, गर्म करने का निशान बना रहा हूँ मैं आपके लिए डेल्टा, या इस पर हम लिख भी सकते हैं ऊष्मा। अगर आप निशान लगाना नहीं चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इस पर ऊष्मा। जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका अपघटन होता है, और अपघटन होकर के तीन उत्पाद बनते हैं। एक बनता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, प्लस बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और एक बनती है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। दोबारा देखें, जब FeSO4 का अपघटन होता है ऊष्मा के द्वारा, तो आयरन ऑक्साइड बनता है Fe2O3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। अब देखना यह कि समीकरण संतुलित है या नहीं,
देखिए Fe के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 1, यहाँ पर Fe कितने परमाणु हैं, 2, तो कितना लगाते हैं इसके आगे अपन, 2। Fe संतुलित है, Fe के यहाँ पर भी 2 और Fe के यहाँ पर भी 2। नेक्स्ट बात करते हैं, S के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2, कितने हैं, 2, यहाँ पर S कितने हैं, 1 और 1, 2। आगे बात करते हैं, O के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ पर वो कितने परमाणु, 3 और 2 5 और 3 8, तो आपकी समीकरण संतुलित है। और देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र होता है CaCO3, वियोजन करते हैं, गर्म करते हैं, इसको ऊष्मा देते हैं और ऊष्मा देने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और प्लस कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। एक उदाहरण और लेते हैं, लेड नाइट्रेट का वियोजन PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का वियोजन। जब लेड नाइट्रेट का वियोजन होता है तो क्या बनेगा, जब इस लेड नाइट्रेट का वियोजन होगा इसके लिए अपन ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देने की कंडीशन में लेड ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है। एक बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2, क्या बनता है, PbO प्लस NO2 और प्लस में एक गैस और बाहर निकलती है, कौन सी, ऑक्सीजन गैस। तो देखिए इन तीनों ही अभिक्रियाओं में आगे की तरफ केवल एक ही अभिकारक है, जबकि पीछे तरफ एक से अधिक उत्पाद हैं। तो अभिक्रिया कैसी होगी, अपघटनीय अभिक्रिया। दोबारा परिभाषा सुने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर वह ऊष्मा ग्रहण कर सरल उत्पादों में वियोजित हो जाता है, इस अभिक्रिया को ही तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी आती है हमारी बात यहाँ पर विद्युत अपघटन की, कि विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में आपके लिए एक प्रयोग दे रखा है, उस प्रयोग को मैं आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, इस प्लास्टिक के मग की तली में 2 छिद्र करते हैं और उन दोनों छिद्रों में रबर कोर लगा देते हैं। रबर कोर लगा देते हैं और इनमें एक एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। रबर कोर लगाते हैं और रबर कोर लगाकर में हमारे एक एक क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर 2 ग्रेफाइट की रॉड लगाते हैं। इस तरीके से लगाने के पश्चात इसके अंतर्गत पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं, पानी। पानी भर देते हैं इसके अंतर्गत। ध्यान रहे कि पानी इतना भरना है ताकि दोनों ग्रेफाइट और डूब भी रहें इसमें। अब जल से भरी 2 असांकित प्रश्न लेते हैं और उन जल से भरी असांकित प्रश्नलियों को इसके ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। इस तरीके से जल से भरी दोनों असांकित प्रश्नलियों उल्टा करके रख देते हैं। इस तरीके से अब क्या करना है कि इस समय दोनों में जल का स्तर समान है। अब जो नीचे के दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को 6 वोल्ट की बैटरी संयुक्त कर देते हैं। दोनों को 6 वोल्ट की बैटरी संयुक्त कर देते हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इस संयुक्त कर देते हैं। इस तरीके से नामांकन कर देते हैं। प्लास्टिक मग, जल भरा हुआ है इसमें, यह आपकी ग्रेफाइट रॉड हो गई।
रबर कॉर्क, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। इसको मान लीजिए हम एनोड मान लेते हैं, एनोड पर प्लस आवेश होता है, ये आपका कैथोड है, इसको अपन माइनस आवेश होता है। ये हो गया आपका। अब क्या कार्य करते हैं कि उसमें कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं ताकि अभिक्रिया गति को अपन तेज कर सकें। करना क्या है कि अब हम 6 वोल्ट की बैटरी से इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात हम क्या देखते हैं, देखिए अब क्या भर रखा है इसमें अपन ने, जल। तो इस जल का एनोड और कैथोड पर वियोजन होता है। वियोजन होने पर हम देखते हैं कि इस जल का दो चीज़ों में वियोजन होता है, H2 और O2 में। किस पर वियोजन होता है? H2 और O2 में इसका वियोजन होता है। और H2 और O2 में वियोजन होने के पश्चात आपको देखना यह है कि किस पर कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कुछ समय पश्चात इन दोनों ग्रेफाइट के जो रॉड हैं इनसे वायु के बुलबुले ऊपर तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके से वायु के बुलबुले हमारे लिए निकलते हुए दिखाई देते हैं। वायु के बुलबुले निकलने के पश्चात कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो एनोड वाली जो परखनली है, इस एनोड वाली परखनली में जल का स्तर और हाइड्रोजन गैस वाली परखनली में जल का स्तर, यानी एनोड वाली परखनली और कैथोड वाली जो परखनली है इनमें जल के स्तर की तुलना करते हैं। जब हम इनमें जल के स्तर की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो एनोड वाली है उसमें जल का स्तर ऊंचा होता है, जबकि कैथोड वाली परखनली में जल का स्तर नीचा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस प्रक्रम में या जल के विद्युत अपघटन में दो गैसें बनती हैं, H2 और O2। इन H2 और O2 गैसों में एक गैस ऐसी होती है जिसका निर्माण दूसरी गैस से दोगुनी मात्रा में होता है। जैसे H2O बनता है H2 प्लस O2, H2 के यहाँ पर 2, इसके आगे 2 लगाएंगे। देखिए H2 यहाँ पर कितने हैं? 4। H2 के यहाँ पर कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2। समीकरण संतुलित है। लेकिन यहाँ पर H2 की संख्या दोगुनी है, किससे? O से। इसलिए कैथोड पर बनती है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर बनती है कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। गैसों का पता कैसे लगाएंगे कि किस परखनली में कौन सी गैस है? इसके लिए हम क्या कार्य करते हैं, इसके लिए हम इन दोनों परखनलियों को सीधा करते हैं और सीधा करने के पश्चात जलती मोमबत्ती इनकी मुंह के पास लेकर जाते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि जिस परखनली में हाइड्रोजन गैस है उसके मुंह पर जलती मोमबत्ती जो होती है वो पट पट या पॉप ध्वनि के साथ जलती है, जो इस बात को इंगित करती है कि इसमें कौन सी गैस भरी है? हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। और जिसमें मुंह पर ऑक्सीजन गैस होती है या जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी है वह प्रणाली की मुंह पर मोमबत्ती की ज्वाला आसानी से जलती रहती है, वो उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो जल के विद्युत अपघटन में H2O टूटता है 2H2 प्लस O2 के अंतर्गत। इसी प्रकार से NaCl के विद्युत अपघटन भी होता है, इसमें भी NaCl दो चीज़ों में टूटता है, Na प्लस Cl2। Na के यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर भी Na का एक है, Cl के यहाँ पर एक, Cl के यहाँ पर 2, इसके आगे 2 लगा देते हैं। अब Na के कितने हो गए? 2 परमाणु, इसके आगे क्या लगाएंगे अपन? यहाँ पर 2। अब आपकी समीकरण संतुलित है। तो ये दोनों ही जो अपक्रियाएं हैं, ये दोनों अपक्रियाएं आप किसकी हैं? विद्युत अपघटन की। यहाँ पर लिख देते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा देखिए परिभाषा किस प्रकार से देंगे विद्युत अपघटन की? जब किसी पदार्थ में या जब किसी पदार्थ की जलीय अवस्था में या जब किसी पदार्थ की द्रवित और गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी पदार्थ की द्रवित और गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ सरल उत्पादों में वियोजित हो जाता है। इस अभिक्रिया को ही विद्युत अपघटन कहा जाता है। दोबारा सुनें, जब किसी पदार्थ की द्रवित या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ सरल उत्पादों में वियोजित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। एक तीसरी आती है इसमें, प्रकाश द्वारा अपघटन।
देखिए, प्रकाश द्वारा अपघटन। देखिए, प्रकाश द्वारा अपघटन कैसे होता है? एक आप चीनी मिट्टी की प्याली लीजिए, उस चीनी मिट्टी की प्याली में आप AgCl रख दीजिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का चूर्ण रख दीजिए, और इस चीनी मिट्टी की प्याली को सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आप कहाँ रखना है? सूर्य के प्रकाश में। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखिए आप एक चीनी मिट्टी की प्याली में लेकर के, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ समय पश्चात उस चीनी मिट्टी की प्याली में सिल्वर शेष बच जाता है और Cl2 गैस वायुमंडल में चली जाती है। इसी प्रकार से उसी चीनी मिट्टी की प्याली में आप AgBr सिल्वर ब्रोमाइड रखिए, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, क्यों से अभिक्रिया होती है? Ag+Br2, AgBr दो चीज़ों में टूट जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन गैस वायुमंडल में चली जाती है। परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें जब किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, तो वह सरल उत्पादों में वियोजित हो जाता है, सरल उत्पादों में टूट जाता है। इन अपक्रियाओं को ही प्रकाश द्वारा अपघटन कहा जाता है। दोबारा सुने, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें जब किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह सरल उत्पादों में टूट जाता है, इस अपक्रिया को ही विद्युत सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटन कहा जाता है। ये जो अपक्रियाएं होती हैं, जो भी हमने अपघटनीय अपक्रियाएं पढ़ी थी, इन सभी अपघटनीय अपक्रियाओं में ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर देखिए, सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा ग्रहण कर करके सरल उत्पादों में टूटता है। इसी प्रकार से हमने तापीय अपघटन पढ़ा था, तापीय अपघटन अपक्रियाओं में भी ऊष्मा को अवशोषित कर रहे थे और ऊष्मा को ग्रहण करके सरल उत्पादों में टूट रहा है। इसलिए इन सभी अपक्रियाओं में ऊष्मा को ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए इन अपक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहा जाता है। कौन सी अपक्रिया कहा जाता है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहा जाता है। अर्थात परिभाषा किस प्रकार से देंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया की, कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, जिनमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, उन अपक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहा जाता है। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहा जाता है। ये हुई आपकी वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट आती है 3rd नंबर, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, देखिए, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? क्या होती है विस्थापन अपक्रिया? सबसे पहले हम इसमें एक प्रयोग करते हैं। विस्थापन अपक्रियाओं में दो प्रश्नावली लेते हैं। दो प्रश्न लेते हैं और दोनों प्रश्नावलियों में कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं स्टूडेंट्स? कॉपर सल्फेट का विलयन लिख देते हैं CuSO4 का विलयन। इन दोनों को, एक को A और एक को B प्रश्नावली के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रश्नावली को हम स्टैंड पर कस देते हैं। तीन लोहे के आलपिन लेते हैं साफ। उन तीन लोहे के आलपिनों में से हम क्या कार्य करते हैं? एक आलपिन को बाहर रख रहने देते हैं,
जबकि CH2 आल्पिन को हम इस परनली के अंदर धागे से बांधकर लटका देते हैं। लटका दिए इस तरीके से। ये हो गया आपकी लोहे की आल्पिन। लोहे की आल्पिन कुछ समय के लिए इस उपकरण को हम रखा रहने देते हैं। रखा रहने देने के पश्चात हम देखते हैं कुछ समय पश्चात कि जो लोहे की कील थी, इन लोहे की कीलों के रंगों में हमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है, कॉपर सल्फेट के विलयनों के रंग में हमें क्या अंतर दिखाई देता है। तो कुछ समय जब हो जाता है, अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, उस समय पश्चात हम इसमें से इन दोनों कीलों को बाहर निकाल लेते हैं और इन कीलों को इस कील के रंग से तुलना करते हैं। तो हम पाते हैं कि जो कील इसके अंदर रखी हुई थी, इन कीलों का रंग भूरा क्यों पड़ जाता है, इन कीलों का रंग भूरा क्यों हो जाता है। साथ में ही इन दोनों विलयनों के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है कि ये रंग जो होता है इसका वो मटमेरा क्यों हो जाता है, इसके विलयन का रंग मलिन क्यों पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए हमने किसका विलयन भरा था, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का CuSO4 का। क्या डाली इसमें हमने लोहे की कीलें, Fe लोहे की कीलें डाली। जब ये लोहे की कीलें इस कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करती हैं तो क्रिया करने के पश्चात देखिए ये Fe परमाणु इस CuSO4 में से Cu को हटा देता है, Cu को विस्थापित कर देता है और ये बनाता है CuSO4 और Cu अलग हो जाता है। ये अब क्या होती है यहाँ पर CuSO4 की जब क्रिया Fe से होती है तो इस CuSO4 से Cu को हटा देता है और ये बनाता है FeSO4 और प्लस में क्या प्राप्त होता है आपके लिए Cu प्राप्त होता है। ये अपक्रिया कौन सी है? विस्थापन अपक्रिया है। इसके बनने के कारण ही लोहे की कील का रंग परिवर्तित हो जाता है और विलयन का रंग भी बदल जाता है, क्योंकि इस अपक्रिया में जो Cu जो तत्व है इसकी क्रियाशीलता Fe तत्व से कम होती है, इसलिए ये अधिक अपक्रियाशील तत्व Fe कम अपक्रियाशील तत्व Cu को इसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इसलिए इन अपक्रियाओं को विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। बात आती है कि परिभाषा किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व कौन है Fe, दूसरे तत्व Cu, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, उसका यौगिक CuSO4 उसके यौगिक से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, तो उन अपक्रियाओं को विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। और रिएक्शन बता सकता हूं मैं आपके लिए इसमें, देखिए जैसे कि CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn बनता है ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। और रिएक्शन देखें जैसे कि FeSO4 प्लस Zn बनता है ZnSO4 प्लस Fe। ये सभी अपक्रियाएं किसके उदाहरण हैं? आपके विस्थापन अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो उन अपक्रियाओं को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो अपक्रिया आती है वो आती है आपकी द्विविस्थापन अपक्रियाएं। द्विविस्थापन अपक्रियाएं अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। लेकिन साथियों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। नमस्कार।